नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बिहार चुनाव के बीच लालू यादव को बड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत भी आरोप तय। रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज, कहा यही है इनका मॉडल। बिहार में नौकरी तो मिलेगी नहीं, छिन जाएगी जमीन। भारत के दौरे पर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। चार दिवसीय भारत यात्रा पर मंगोलिया के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों से करेंगे मुलाकात। जीएसटी कटौती से महंगाई में बड़ी गिरावट। खुदरा मुद्रास्फीति दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची। खुदरा महंगाई दर में अगस्त के मुकाबले 0.53% की आई कमी। हमास ने छोड़े 20 इजरायली बंधक। खुशी से झूम उठे इजरायल के लोग। इजरायली संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह नए मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक सवेरा। और दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन कैरेबियाई बल्लेबाजों ने दिखाया दम। कैंपबेल और होप ने जोड़े शतक। वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 390 पर ऑल आउट। भारत को 121 रनों का मिला लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने आईपीसी की धारा 420, 120(ब) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(ड) के तहत आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा। अदालत ने माना कि सभी पर आरोप है और कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों से असहमति जताई है। सभी आरोपियों की मौजूदगी में कोर्ट ने अपने आरोप तय किए। कोर्ट ने माना कि लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। इस तरह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जो भी आरोप तय किए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासन में चारा खाना, सरकारी संपत्ति का हेरफेर करना, जमीन दो नौकरी लो जैसे कई भ्रष्टाचार के मामलों का लंबा लेखा जोखा है। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि। पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेसी 120(b). तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है और जनता ही इन लोगों को सजा देगी। आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई। लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए। यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। भारत में न्याय किसी को नहीं बख्शता। थोड़ा देर होता है लेकिन बिल्कुल पुख्ता न्याय यहाँ होता है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए क्या बिहार की गद्दी ऐसे भ्रष्ट परिवार को, जो कि नौकरी के बदले लोगों से जमीन हड़पते हैं,
अपने नाते रिश्तेदारों से भी जमीन लेने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना चाहेंगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी, वंशवादी, परिवारवादी परिवार को बिहार की जनता दोबारा गद्दी पर नहीं देखना चाहती। वहीं इस मामले में राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के पहले मामला उठाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। शक्ति सिंह ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हम लड़ेंगे, हमें देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों ने न सिर्फ एक घोटाला ही नहीं किया है, कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है और जल्द ही इनके सारे घोटालों का खुलासा हो जाएगा। जनता ऐसे घोटाले करने वाले लोगों को अपना नेता नहीं चुनेगी। लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव जी, आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो आपके वकील ने जिरह क्यों नहीं किया? आप जो चुनावी मौसम के तहत कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है, आपके घटक दल के लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग का सवाल, तो ये तो कोर्ट में आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। आपने जो बेशुमार संपत्ति अर्जित किया है, पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो आपकी दुर्गति तो स्वाभाविक। भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार में पहले चरण के चुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपैट्स का प्रथम रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक हुआ है। इस रैंडमाइजेशन के अंतर्गत निर्वाचन प्रबंधकों द्वारा राष्ट्रीय और राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में कुल 54,311 बैलेट यूनिट्स का रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। रैंडमाइजेशन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिससे मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह रैंडमाइजेशन आगामी चुनावों के लिए आवश्यक तैयारी का हिस्सा है और मतदान की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग और 9,315 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों से समय पर सुलभ तरीके से न्याय मिलेगा और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी ये बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सिखों के 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह और माता साहेब कौर की पवित्र पादुकाएं यानी जोड़े साहिब अब उनके जन्मस्थान तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा को सौंपे जाएंगे। पिछले 300 वर्ष से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का परिवार गुरु की पादुकाओं की सेवा कर रहा था। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही ने सोमवार को दिल्ली में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता की। इसमें बताया गया कि दिल्ली से पटना तक जोड़े साहिब को श्रद्धा के साथ लेकर जाने के लिए एक भव्य नगर कीर्तन यात्रा आयोजित की जाएगी। जोड़े साहब की यात्रा 300 वर्ष पुरानी हमारे एक यात्रा है, जिसको हम तौर तक
पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो कमेटी बनाई गई थी और जिस कमेटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट दी थी, संगत के साथ कंसल्टेशंस की, डिफरेंट ऑप्शंस कंसिडर किए एंड दे मेड रिकमेंडेशंस। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रूस की यात्रा पर हैं। इसी सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य रूस के कालमिकिया गणराज्य की राजधानी अलिस्सा स्थित काल्मिक विश्वविद्यालय पहुंचे। डायरेक्टर और कालमिकिया के संस्कृति मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष लेकर रूस के कालमिकिया गणराज्य की राजधानी अलिस्सा पहुंचे हैं, जहां 7 दिनों तक बुद्ध के अवशेषों को लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। ये यात्रा भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। कालमिकिया विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जीवन में संतुलन बनाने और बुद्ध के जीवन की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम आधुनिक तकनीक और संचार प्रणालियों पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं, जिनमें हमारी सोच और मन को प्रभावित करने की क्षमता है। इसमें हमारे मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं, जिन पर हम धीरे धीरे अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं। जीवन में कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भगवान बुद्ध के धम्म और उनके उपदेशों की गहराई को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप उनके शिक्षाओं को आत्मसात करें। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कालमिकिया विश्वविद्यालय के संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कालमिकिया के लोगों के विकास यात्रा में किए गए संघर्षों की प्रशंसा की। यूनिवर्सिटी का यह म्यूजियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने जो संग्रह किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। इस विश्वविद्यालय की उपलब्धि बहुत अलग प्रकार की रही है। आज यहाँ आने पे इस म्यूजियम को देखने के बाद यह ध्यान में आया कि कालमिकिया के लोग अपने इतिहास को लेकर के भी, अपने वर्तमान को लेकर के भी, अपने भविष्य को लेकर के भी बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत सजग रहते हैं। इसके लिए इनको बधाई भी देता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से घरेलू और वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित कर उत्तर प्रदेश में निवेश को और प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया ढांचा इन्वेस्ट यूपी को एक एकल निवेश सुविधा एजेंसी के रूप में सशक्त बनाएगा, जो न केवल निवेश आकर्षित करेगी बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी सक्रिय निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कनाडा के विदेश मंत्री का स्वागत किया और कहा कि उनका दौरा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जून में कनाडा के अपने दौरे का उल्लेख किया,
जब उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को अपनी शुभकामनाएं भेजते हुए कहा कि वो उनके साथ आगामी मुलाकातों का इंतजार कर रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरिलसुख उखना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। विमानतल पर उनका स्वागत नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति को विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और भी प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। सितंबर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर 1.54% पर पहुंच गई, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। अगस्त की तुलना में यह दर 0.53% कम रही। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति -2.8% रही, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2.17% और शहरी क्षेत्रों में -2.47% दर्ज की गई। अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति 0.64% थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट के पीछे जीएसटी सुधारों का असर है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर ऑटोमोबाइल तक की कीमतों में कमी आई है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था। गाजा में बंधकों की रिहाई की खबर सुनते ही इजरायली लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर लोग हाथों में इजराइल का झंडा लहराते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो किसी ने अपने रिश्तेदारों से मिलने का आनंद लिया। हमास ने गाजा में बंधक बनाए गए 20 जीवित इजरायली बंधकों को सीज फायर समझौते के तहत रिहा किया है। इसके बदले 1700 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल द्वारा रिहा किया गया। गौरतलब है कि यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। 2 साल तक चले संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया और अब बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त प्रधानमंत्री करार दिया। हल्के फुल्के अंदाज में ट्रंप ने कहा कि उनसे निपटना आसान नहीं है, लेकिन यही बात उन्हें महान बनाती है। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि हमास की क़यादत के 2 कष्टप्रद वर्षों के बाद 20 साहसी बंधक अपने प्रियजनों के पास लौटे हैं। ट्रंप ने कहा यह महान और स्थायी सद्भाव की शुरुआत है। Are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. और समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।